यह आपके विद्यालय SPDP इंटर कॉलेज लखनिया का यूट्यूब चैनल है, जिसमें कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर है आपका भारत और समकालीन विश्व, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आज टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। अब यहाँ एक बात आती है कि पुरातन व्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं? पुरातन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो फ्रांस 18वीं सदी में 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक लंबे समय से चली आ रही सड़ी गली शासन व्यवस्था को ही पुरातन व्यवस्था पाया जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक लंबे समय से चली आ रही एक सड़ी गली शासन व्यवस्था को ही पुरातन व्यवस्था कहते हैं। यह फ्रांस के हुक्मरान जो भी शासक थे, इसके पहले प्राचीन काल से लेकर के और फ्रांस की क्रांति तक सभी शासन व्यवस्था को ऐसे चला रहे थे जिसमें जनता का अधिक से अधिक शोषण हो रहा था। शासक और विजात वर्ग वैभव विलासिता की जिंदगी जी रहे थे। जनता उनके शासन या कुशासन व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी थी। ऐसी दशा में फ्रांस में की जनता एकजुट होकर के 1789 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 16वां के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, के विरुद्ध बगावत का बिल्कुल बजा दिया, आंदोलन कर दिया। फ्रांस की जनता फ्रांस की क्रांति के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है? तो इसका पहला रीजन है राजनैतिक कारण। फ्रांस की जनता क्यों क्रांति की? क्रांति का क्या बेस बना? तो फ्रांस की क्रांति के लिए जो बेस या जो रीजन या जो कारण बने, उसमें पहला है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण का पहला पॉइंट है निरंकुश शासन। देखिए, फ्रांस का शासक लुई 16वां एक विलासी और अत्याचारी शासक था। वह फ्रांस की जनता के लिए कोई कारण नहीं। वह अधिक से अधिक राजकोष का धन अपने शान शौकत, राज दरबार की ठाट बाट, भोग विलासिता के लिए खर्च करता था और
जनता पर नए नए कर लगाकर उसे बलपूर्वक वसूल करता था। इसकी निरंकुशता से फ्रांस की जनता त्रस्त हो चुकी थी। एक रीजन तो यह बनता कि शासक के निरंकुश शासन व्यवस्था से जनता त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए एकजुट होकर के क्रांति का आह्वान कर दिया। दूसरा काम, पृथक न्यायालय और कानून। देखिए, फ्रांस में दो शासन व्यवस्था थी, अलग अलग न्यायालय, अलग अलग कानून थे। राजा अपने हित में न्यायालयों की स्थापना करता था और अपने हित में कानून बना करके फैसला अपने पक्ष में करवाता था। जनता के लिए स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। जनता के लिए कोई स्थान नहीं, और दिन पर दिन जनता पर करों का भार बढ़ता जा रहा था। इससे भी जनता उठती। तीसरा, सैनिक असंतोष। देखिए, फ्रांस का शासक लुई सुलामा फ्रांस के सैनिकों को अनवरत युद्ध में लगाया जाता था, हमेशा युद्ध करता था। ऐसी शासन व्यवस्था से और लगातार युद्ध में लगे रहने से सैनिक युद्ध करते करते उब गए थे। आए दिन उनकी आंखों के सामने रक्तपात होता था, रक्तपात से उनका कलेजा द्रवित हो उठा था, और ऐसी दशा में वह अब युद्ध करना नहीं चाहते थे। युद्ध से नफरत हो रही थी, ऐसी शासन व्यवस्था से उन्हें नफरत हो रहा था, और वह सैनिकों के अंदर शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। यह सैनिकों का असंतोष राजनीतिक क्रांति को और बल दे दिया। इससे जनता को काफी प्रोत्साहन मिला। सैनिकों ने जनता का साथ दिया और राजनीतिक क्रांति को काफी बल मिला। दूसरा रीजन है सामाजिक कारण। देखिए, सामाजिक कारण में पहला पॉइंट है वर्ग भेद। देखिए, पूरे फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था 3 भागों में डिवाइड है। यहां 3 वर्ग था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा जनसाधारण वर्ग। देखिए, पादरी वर्ग फ्रांसीसी समाज का सबसे उच्च वर्ग था, श्रेष्ठ वर्ग था, जिसकी आबादी 2-2.5 लाख के नियर थी। यह धनवान वर्ग था, अभिजात वर्ग था, हर तरह से संपन्न वर्ग था। इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, और ये अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके फ्रांस की गरीब और गरीब जनता पर अपना जुल्म और अत्याचार का सितम ढाते रहते थे, जिससे फ्रांस की जनता इस वर्ग से नफरत करने लगी। यह पादरी वर्ग का विशेषाधिकार के कारण इनका नैतिक और चारित्रिक पतन भी हो रहा है, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। दूसरा था कुलीन वर्ग। इसमें भी राज दरबार, राज परिवार और शासन के उच्च पदों पर के पदाधिकारी आते थे।
इनका भी फ्रांसीसी समाज में काफी वर्चस्व था और यह वर्ग भी को विशेषाधिकार प्राप्त था। ये अपने विशेषाधिकार पर वीटो पावर का प्रयोग करते थे और आम जनता का शोषण करते थे। इनका भी नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया था। इसलिए पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों जनसाधारण वर्ग के नफरत का केंद्र बन गया। तीसरा था जनसाधारण वर्ग। देखिए जनसाधारण वर्ग में तीन वर्ग, पहला मध्यम वर्ग, दूसरा किसान वर्ग, तीसरा मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। देखिए मध्यम वर्ग, टोटल पॉपुलेशन में जनसाधारण वर्ग की आबादी 95% थी, जिसमें मध्यम वर्ग में लेखक, वकील, जज, बैंक अधिकारी आते थे। यह समाज का प्रबुद्ध वर्ग था। इन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इनका काफी शोषण हो रहा था। ऐसी दशा में यह मध्यम वर्ग पादरी और कुलीन वर्ग के विरुद्ध था, टोटल विरुद्ध। और यही वर्ग से दो वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग का नेतृत्व किया, इनको प्रोत्साहित किया, इनको एकजुट किया और आंदोलन के लिए प्रेरित किया। दूसरा था किसान वर्ग। देखिए दूसरा वर्ग था जो किसान वर्ग, यह जनसाधारण वर्ग के टोटल पॉपुलेशन में इनकी आबादी 80% थी, 80% थी। यह उत्पादन के मुख्य आधार थे, लेकिन सरकार के कर के बोझ से ये दिन प्रतिदिन दबते चले जा रहे थे। इनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था, इसलिए किसान कृषक वर्ग भी शासन व्यवस्था के विरुद्ध एकजुट हो गया। तीसरा था श्रमिक या मजदूर वर्ग, जो साधारण वर्ग के टोटल पॉपुलेशन का मात्र 1/10 भाग था, जिनका मुख्य जीविका का आधार सेवा करना, मजदूरी करना और उसी से अपना जीविकोपार्जन करना था।